प्रस्तुत है पुस्तक द पावर ऑफ हैबिट, प्रेफेस यानी प्रस्तावना, आदतों के उपचार। वह वैज्ञानिकों की पसंदीदा प्रतिभागी थी। 34 वर्षीय लिसा एलेन की फाइल के अनुसार उसने 16 साल की उम्र में ही शराब और धूम्रपान करना शुरू कर दिया था और उसके जीवन का ज़्यादातर हिस्सा मोटापे से जूझते हुए बीता था। जब वह 25 साल की थी तो उसके जीवन में एक ऐसा दौर आया जब उस पर $10,000 का कर्ज हो गया था। कर्ज वसूली करने वाली एजेंसियां हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी हुई थीं। अपने जीवन में आज तक लिसा कभी किसी नौकरी में लंबे समय तक नहीं टिकी थी। उसके बायोडाटा के अनुसार उसका सबसे लंबा कार्यकाल 1 साल से भी कम का था। पर आज शोधकर्ताओं के सामने जो महिला बैठी थी वह एक दुबले पतले पर तंदुरुस्त शरीर वाली महिला थी, जिसके पैर किसी धावक जितने मजबूत थे। चार्ट में उसकी जो तस्वीरें लगी थीं उसकी तुलना में आज वह 10 साल छोटी नजर आ रही थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह उस कमरे में बैठे सभी लोगों को व्यायाम के मामले में आसानी से पछाड़ सकती है। उसकी फाइल में जोड़ी गई सबसे ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार अब लिसा पर कोई कर्ज नहीं था। वह शराब पीना छोड़ चुकी थी और पिछले 39 महीनों से सफलतापूर्वक एक ग्राफिक डिजाइन कंपनी में काम कर रही थी। आपने आखिरी बार सिगरेट कब पी थी? सवालों की एक लंबी सूची सामने रखकर एक डॉक्टर ने लिसा से पूछा। अमेरिका के मैरीलैंड के बेथेस्डा में स्थित इस प्रयोगशाला में आकर लिसा हर बार इन सवालों के जवाब देती थी। लिसा ने डॉक्टर के सवाल के जवाब में कहा, लगभग 4 साल पहले। तब से मैं अपना 60 पाउंड वजन घटा चुकी हूँ और अब तो मैं मैराथन में भी दौड़ती हूँ। उसने मास्टर्स की डिग्री लेने के लिए पढ़ाई शुरू कर दी थी और साथ ही अपने लिए एक घर भी खरीद लिया था। यह लिसा के जीवन का सबसे रोमांचक समय था। उस कमरे में बैठे वैज्ञानिकों में न्यूरोलॉजिस्ट यानी तंत्रिका वैज्ञानिक, साइकोलॉजिस्ट यानी मनोवैज्ञानिक, जेनेटिक यानी अनुवांशिक वैज्ञानिक और सोशियोलॉजिस्ट यानी समाज वैज्ञानिक शामिल थे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ से मिलने वाली राशि की मदद से ये वैज्ञानिक पिछले 3 सालों से लिसा और उसके जैसे 2 दर्जन से अधिक लोगों से सवाल जवाब कर रहे हैं। इनमें धूम्रपान की लत से ग्रस्त रह चुके लोगों के साथ साथ अत्यधिक खाने, शराब और अत्यधिक खरीदारी जैसी अन्य लतों से ग्रस्त लोग भी शामिल थे। इन सभी प्रतिभागियों में एक बात समान थी कि उन्होंने अपेक्षाकृत बहुत ही कम समय में अपने जीवन को एक नई दिशा दी थी। शोधकर्ता उनकी इस सफलता का कारण जानना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इन लोगों के वाइटल साइंस यानी जीवन सूचक लक्षणों का मूल्यांकन किया। उनकी दिनचर्या जानने के लिए उनके घरों में कैमरे लगाए और उनके डीएनए के कुछ भागों को एक क्रम में रख दिया। फिर उन्होंने प्रयोग के दौरान प्रतिभागियों को स्वादिष्ट भोजन और सिगरेट के धुएं की तेज महक जैसे लालच दिए। वह ठीक उसी समय तकनीकी सहायता से उनके सिर के अंदर झांका और मस्तिष्क में संचालित रक्त और विद्युत आवेगों पर गौर किया। शोधकर्ता यह समझना चाहते थे कि न्यूरोलॉजिकल लेवल यानी तंत्रिका स्तर पर ये आदतें कैसे काम करती हैं और इन्हें परिवर्तित करने के लिए क्या करना होगा। सवालों की एक सूची सामने रखते हुए एक डॉक्टर ने लिसा से पूछा, तुमने यह कहानी कई बार दोहराई है, लेकिन मेरे कई सहकर्मियों ने तुम्हारी कहानी तुम्हारे मुंह से नहीं सुनी है। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो क्या तुम हमें बता सकती हो कि तुमने धूम्रपान की आदत कैसे छोड़ी? इसकी शुरुआत मिस्र की राजधानी कायरो में हुई थी, लिसा ने बताया। उसके अनुसार वहां छुट्टियां मनाने का निर्णय जल्दबाजी में लिया गया था। कुछ महीनों पहले ही एक दिन लिसा का पति जब काम से घर लौटा तो उसने लिसा को बताया कि वह किसी और से प्रेम करता है और इसलिए वह लिसा को तलाक दे रहा है। लिसा को अपने पति से मिले धोखे और तलाक को स्वीकार करने में काफ़ी समय लग गया। पहले कुछ दिनों तक वह बहुत दुखी रही। फिर वह पति की जासूसी से लेकर उसकी प्रेमिका का पूरे शहर में पीछा करने और आधी रात को उसे फ़ोन करके बिना कुछ बोले फ़ोन काट देने जैसी हरकतें करती रही। फिर एक शाम नशे में धुत होकर वह अपने पति की प्रेमिका के घर पहुंच गई और उसका दरवाज़ा पीटते हुए जोर जोर से चिल्लाकर उसका घर जलाने की धमकी देने लगी। वह मेरे जीवन का सबसे बुरा समय था, लिसा ने बताया।
मैं हमेशा से मिस्र के पिरामिड देखना चाहती थी, लेकिन तब तक मेरे क्रेडिट कार्ड्स की अधिकतम सीमा समाप्त हो चुकी थी। मिस्र की राजधानी कायरो में पहले दिन सुबह सुबह लीजा की नींद पास की एक मस्जिद से आती आजान की आवाज से खुली। उसके होटल के कमरे में अंधेरा था। हवाई जहाज की यात्रा से थकी हुई लीजा अंधेरे में ही सिगरेट ढूंढने लगी। उस समय वह मानसिक रूप से इतनी अस्थिर थी कि जब उसे प्लास्टिक जलने की बदबू आई, तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वह सिगरेट की जगह पेन जला रही है। पिछले 4 महीनों में लीजा कई बार रोई थी। वह मन बहलाने के लिए दिन रात खाती थी और ठीक से सो नहीं पाती थी। इस दौरान वह बहुत शर्मिंदा, असहाय, उदास और क्रोधित महसूस करती थी। ये सब सोचकर बिस्तर पर लेटे लेटे ही उसे रोना आ गया। वह बुरी तरह से टूट चुकी थी। लीजा कहती है, मुझ पर उदासी की लहर सी छा गई थी। जीवन में मैंने जो कुछ भी चाहा वह सब टूटकर बिखर चुका था। मेरी हालात इतनी खराब थी कि मैं ढंग से एक सिगरेट तक नहीं जला पा रही थी। लीजा आगे बताती है, फिर मैं अपने पूर्व पति के बारे में सोचने लगी। मुझे लगा कि वापस जाकर अपने लिए नई नौकरी ढूंढना कितना कठिन होगा और मुझे जो काम मिलेगा वह मुझे कितना नापसंद होगा। मैं हर वक्त खुद को अस्वस्थ महसूस करती हूँ। इन्हीं सब विचारों में गुम मैं बिस्तर से उठी और अचानक बिस्तर के पास की मेज पर रखे पानी के जग को मेरा हाथ लगा और वह जमीन पर गिरकर टूट गया। यह देखकर मैं और भी ज़्यादा रोने लगी। मुझे बहुत बेचैनी और निराशा महसूस होने लगी। मुझे लगा कि मुझे अपनी ज़िंदगी को बदलना होगा, या कम से कम अपनी एक ऐसी चीज़ को तो बदलना ही होगा जो मेरे नियंत्रण में हो। लीजा नहा धोकर उस होटल से बाहर निकली। कायरो के गड्ढों से भरी कच्ची सड़कों पर चलते हुए लीजा ने एक टैक्सी पकड़ी, जो कुछ ही देर में एक पथरीली सड़क पर पहुंच गई। रिफिक्स गीजा के पिरामिड और उस पर विशाल अंतहीन रेगिस्तान से गुजरती लीजा को पल भर के लिए खुद पर ही तरस आ गया। उसे महसूस हुआ कि उसे जीवन में एक निश्चित लक्ष्य बनाने की जरूरत है, कोई ऐसा लक्ष्य जिसे हासिल करने के लिए उसे सचमुच काम करना पड़े। उस टैक्सी के अंदर बैठे बैठे ही लीजा ने निर्णय लिया कि वह एक बार फिर मिस्र वापस आएगी और इस रेगिस्तान की ट्रैकिंग यानी पैदल यात्रा करेगी। लीजा जानती थी कि यह एक सनक भरा विचार था। उसका वजन बहुत ज़्यादा और भारी भरकम था। लीजा जानती थी कि यह एक सनक भरा विचार था। उसका वजन बहुत ज़्यादा और शरीर भारी भरकम था। उसका बैंक खाता भी खाली हो चुका था। उसे तो यह भी नहीं पता था कि जो रेगिस्तान उसकी आंखों के सामने है उसका नाम क्या है और उसकी पैदल यात्रा संभव भी है या नहीं। हालांकि लीजा के लिए इसमें से कोई भी बात महत्वपूर्ण नहीं थी, क्योंकि उसे तो बस कुछ ऐसा करना चाहिए था जिस पर वह अपना ध्यान केंद्रित कर सके। लीजा ने खुद को इसकी तैयारी करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया। लीजा जानती थी कि इस कठिन अभियान को पूरा करने के लिए उसे त्याग करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात कि उसे धूम्रपान छोड़ना होगा। इस घटना के 11 महीनों के बाद लीजा उस रेगिस्तान की यात्रा पर थी। हालांकि यह यात्रा 6 लोगों के साथ एक एयर कंडीशन गाड़ी में की गई थी, और हाँ, उनकी गाड़ी में इतना सामान था जैसे पानी, खाना, टेंट, नक्शे, जीपीएस और 2 वे रेडियो वगैरह, कि उसमें सिगरेट का एक डिब्बा रख देने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। लेकिन टैक्सी में बैठी लीजा को यह सब नहीं पता था। प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों के लिए भी लीजा की इस यात्रा की विस्तृत जानकारी महत्वपूर्ण नहीं थी, क्योंकि उनकी दिलचस्पी तो बस लीजा की आदतों में थी, और अब धीरे धीरे वह समझने लगे थे कि उस दिन कायरो में धूम्रपान छोड़ने का निर्णय लेकर लीजा अपने स्वभाव में ऐसा बदलाव लाने में सफल हो गई, जिससे उसके जीवन में परिवर्तनों का एक सिलसिला शुरू हो गया, जिनका सकारात्मक प्रभाव उसके जीवन के हर पहलू में स्पष्ट नजर आने लगा। अगले 6 महीनों में लीजा की धूम्रपान की आदत का स्थान रोज सुबह की जॉगिंग ने ले लिया, जिससे उसकी खाने पीने, नींद और काम से जुड़ी आदतें भी बदल गईं। अब तो लीजा पैसों की बचत भी करने लगी थी। वह हर रोज अपनी एक कार्य योजना भी बनाती थी और साथ ही अपना भविष्य सुनियोजित करने की योजनाएं भी बनाने लगी थी। इसके बाद लीजा ने पहले हाफ मैराथन में हिस्सा लिया और फिर वह
फुल मैराथन में भी दौड़ने लगी। उसने अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने के लिए एक घर भी खरीद लिया। उसने अपनी उच्च शिक्षा पूरी करके अपने लिए एक घर भी खरीद लिया और फिर एक अच्छे लड़के से उसकी सगाई भी हो गई। आखिरकार उसे वैज्ञानिकों के अभ्यास के लिए चुना गया। शोधकर्ताओं ने लीजा के दिमाग की छवियों का परीक्षण किया तो उन्हें कुछ उल्लेखनीय बातें दिखाई दी। उनके न्यूरोलॉजिकल यानी तंत्रिका संबंधी पैटर्न्स यानी उनकी पुरानी आदतों की जगह कुछ नए किस्म के पैटर्न्स यानी नई आदतों ने ले ली थी। वह अब भी उसकी पुरानी आदतों की न्यूरल एक्टिविटीज यानी तंत्रिका संबंधी गतिविधियां देख सकते थे, पर अब उसकी पुरानी इम्पल्सेज यानी मनोवेगों पर नए अर्जेस यानी आवेग हावी थे। जैसे जैसे लीजा की आदतें बदली उसका मस्तिष्क भी बदल गया। वैज्ञानिकों का मानना था कि लीजा में आए इस बदलाव का कारण कायरो की वह यात्रा नहीं थी और न ही इसका संबंध लीजा के तलाक या रेगिस्तान की यात्रा से था। लीजा ने सबसे पहले धूम्रपान की आदत बदलने पर ध्यान केंद्रित किया और यही उसके अंदर आए बदलाव का मुख्य कारण था। इस अभ्यास में हिस्सा लेने वाले अन्य प्रतिभागी भी ठीक इसी प्रकार की प्रक्रिया से गुजरे थे। अपने सिर्फ एक पैटर्न, जिसे प्रधान आदत कहा जाता है, पर ध्यान केंद्रित करके लीजा अपने जीवन की अन्य रूटीन्स यानी तयशुदा आदतों को बदलना भी सीख गई थी। ऐसा नहीं है कि ऐसे बदलाव केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही संभव हैं। अगर कोई संगठन भी अपनी आदतें बदलने पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसमें बदलाव संभव है। प्रॉक्टर एंड गैबल, स्टारबक्स, एल्कोआ और टारगेट जैसी कंपनियों ने इस दृष्टि को अच्छी तरह समझा है। इसलिए अब ये कंपनियां अपने ग्राहकों व कर्मचारियों की हर तरह की आदतों को प्रभावित करने में सक्षम हो गई हैं, जैसे काम कैसे पूरा हो, कर्मचारियों से संवाद कैसे हो और ग्राहक को पता चलने के बिना उनकी खरीदारी को प्रभावित कैसे किया जाए वगैरह। मैं आपको आपका हाल ही में लिया गया स्कैन दिखाना चाहता हूँ। लीजा के परीक्षण के अंत में एक शोधकर्ता ने उससे कहा। उसने कंप्यूटर स्क्रीन पर लीजा को उसके मस्तिष्क की छवियां दिखाईं और मस्तिष्क के मध्य वाले हिस्से की ओर इशारा करते हुए बताया, यह आपके दिमाग का वह हिस्सा है जो भूख और तृष्णा से संबंधित है और अब भी सक्रिय है। आपका मस्तिष्क अब भी ऐसी इच्छा पैदा करता है जो आपको बार बार अत्यधिक खाने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके बाद उसने लीजा के माथे के करीब स्थित एक हिस्से की ओर इशारा करते हुए कहा, लेकिन इस स्थान पर नई गतिविधियां नजर आ रही हैं। हमारा मानना है कि यहाँ व्यवहार नियंत्रण और आत्म अनुशासन की आदतों का निर्माण होता है। जब से आप इस प्रयोगशाला में आने लगी हैं, तब से आपकी ये गतिविधियां और अधिक स्पष्ट हो गई हैं। लीजा वैज्ञानिकों की प्रिय प्रतिभागी थी क्योंकि उसके मस्तिष्क की छवियां यह समझने में बहुत उपयोगी थी कि इंसान व्यवहार से जुड़े पैटर्न्स या आदतों का निर्माण मस्तिष्क के किस हिस्से में होता है। डॉक्टर ने बताया, इस तरह आप यह समझने में हमारी मदद कर रही हैं कि कोई एक निर्णय इंसान का स्वचालित व्यवहार कैसे बनता है। उस कमरे में बैठे हर व्यक्ति को यह महसूस होने लगा था कि वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज की कगार पर खड़े हैं और वह सही थे। आज सुबह उठकर आपने सबसे पहले क्या किया? क्या आप सबसे पहले नहाने गए या फिर पहले अपने ईमेल देखे या फिर रसोई घर में घुसकर कुछ खाने को ले आए? आपने अपने दांत नहाने से पहले साफ किए या बाद में? जूते पहनते समय आपने दायां जूता पहले पहना या बायां? घर से निकलते समय अपने बच्चों से आपने क्या कहा? आपने ऑफिस जाने के लिए कौन सा रास्ता चुना? ऑफिस में अपने केबिन में पहुंचकर आपने सबसे पहले अपने ईमेल देखे, सहकर्मी से बात की या सीधे दिन भर के कार्यों की सूची बनाने में लग गए? दोपहर के खाने में आपने सलाद खाया या हैमबर्गर खाया? शाम को वापस घर पहुंचने के बाद आप अपने स्पोर्ट्स शूज पहनकर दौड़ने निकल गए या टीवी के सामने बैठकर खाना खाने लगे? 1892 में विलियम जेम्स ने लिखा था कि हमारा संपूर्ण जीवन केवल आदतों का परिणाम है। दिन भर में हम जो भी चुनाव करते हैं उनमें से ज़्यादातर सोच समझ कर लिए गए निर्णय लग सकते हैं, पर असल में ऐसा नहीं है। वह बस हमारी आदतें हैं।
हम क्या खाते पीते हैं, रात को सोने से पहले अपने बच्चों से क्या कहते हैं, पैसे खर्च करते हैं या बचाते हैं, कितना व्यायाम करते हैं और अपने विचारों व काम से जुड़ी तयशुदा आदतों को कैसे नियोजित करते हैं। ये सब शुरुआत में छोटी मोटी आदतें लग सकती हैं, लेकिन समय के साथ साथ इन छोटी आदतों का हमारे स्वास्थ्य, उत्पादकता, आर्थिक स्थिरता और आनंद पर गहरा प्रभाव पड़ता है। 2006 में ड्यूक विश्वविद्यालय के एक शोधकर्ता द्वारा प्रकाशित शोध में बताया गया कि लोग दिन भर में जितने कार्य करते हैं उनमें से 40% कार्य उनके निर्णयों द्वारा नहीं बल्कि उनकी रोजमर्रा की आदतों के कारण होते हैं। अरस्तु से लेकर ओपरा विनफ्रे जैसे अनेकों लोगों की तरह ही विलियम जेम्स ने भी अपने जीवन का लंबा समय यह समझने में लगा दिया कि आदतों का अस्तित्व क्यों होता है। हालांकि पिछले 2 दशकों से ही वैज्ञानिकों और विक्रेताओं को यह समझ में आना शुरू हुआ है कि आदतें कैसे काम करती हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आदतों को कैसे बदला जा सकता है। इस किताब को 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में आप जानेंगे कि लोगों के व्यक्तिगत जीवन में आदतें कैसे उभरती हैं। इसमें आदतों के निर्माण की न्यूरोलॉजी यानी तंत्रिका विज्ञान के बारे में बताया गया है और साथ ही यह भी समझाया गया है कि पुरानी आदतें बदलकर नई आदतें विकसित करने की प्रणाली क्या है। उदाहरण के लिए कैसे विज्ञान क्षेत्र में सक्रिय एक व्यक्ति ने टूथब्रश जैसी मामूली चीज को बेचने के लिए आदतों का इस्तेमाल करके दांतों की सफाई को राष्ट्रीय जुनून में तब्दील कर दिया। कैसे प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी ने ग्राहकों की आदतों का फायदा उठाकर केवल फेब्रिज नामक एक स्प्रे से ही करोड़ों डॉलर कमा लिए। इसी तरह एल्कोहल एनॉनिमस व्यसन की मूल आदत पर प्रहार करके कैसे शराब के लती लोगों का जीवन सुधरता है और कैसे फुटबॉल कोच टोनी डंगी ने मैदान में उपयोगी सूक्ष्म इशारों को खिलाड़ियों की स्वचालित प्रक्रियाओं से जोड़कर नेशनल फुटबॉल लीग की सबसे कमजोर टीम का भाग्य पलट दिया। दूसरे भाग में सफल कंपनियों और संगठनों की आदतों के बारे में बताया गया है। इसमें विस्तार से बताया गया है कि कैसे ट्रेजरी सेक्रेटरी बनने से पहले पॉल ओनेल ने संगठन की मूल आदत पर ध्यान केंद्रित कर घाटे में जा रही एल्यूमीनियम कंपनी का न केवल पुनर्निर्माण किया बल्कि उसे डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज की सूची में सबसे ऊंचे स्थान पर भी पहुंचा दिया। इसी भाग में आप यह भी पढ़ेंगे कि कैसे स्टारबक्स ने हाई स्कूल में पढ़ाई छोड़ चुके एक व्यक्ति को इच्छा शक्ति मजबूत करने की आदत सिखाकर एक बेहतरीन मैनेजर बना दिया। इसी भाग में यह भी बताया गया है कि कैसे एक अस्पताल में संगठनात्मक आदतें खराब होने के कारण एक प्रतिभावान सर्जन भी मरीजों के ऑपरेशन में बड़ी गलतियां कर सकता है। तीसरे भाग में समाज की आदतों पर प्रकाश डाला गया है। इसमें बताया गया है कि अमेरिका के अलबामा राज्य के मॉन्टगोमरी के समाज की अंतर्निहित आदतों में बदलाव लाकर कैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नागरिक आंदोलन को सफलता हासिल हुई और इसी पद्धति का उपयोग करके एक युवा पादरी रिक वारेन ने कैसे सैडलबैक घाटी में देश का सबसे बड़ा चर्च बना दिया। अंत में कुछ पेचीदा नैतिक प्रश्नों पर भी चर्चा हुई, जैसे कि अगर ब्रिटेन का कोई हत्यारा ठोस तर्क देकर यह विश्वास दिला दे कि उसकी आदतों के कारण ही उससे हत्या हुई है तो क्या उसे रिहा कर देना चाहिए। हर अध्याय इसी विषय के इर्द गिर्द घूमता है कि अगर हम यह जान ले कि आदतें के काम करते हर अध्याय इसी विषय के इर्द गिर्द घूमता है कि अगर हम यह जान ले कि आदतें कैसे काम करती हैं तो आदतों को बदला जा सकता है। यह पुस्तक 100 से भी अधिक शैक्षणिक अध्ययनों, 300 से भी अधिक वैज्ञानिकों और अधिकारियों के इंटरव्यू तथा दर्जनों कंपनियां पर किए गए शोधों पर आधारित है। यह पुस्तक आदतों की तकनीकी परिभाषा पर ध्यान केंद्रित करती है। आदतें वह चुनाव हैं जो हम सब किसी एक समय पर सोच समझकर करते हैं और फिर लगभग हर रोज बिना सोचे समझे उन चुनावों को दोहराते रहते हैं। हमने किसी एक बिंदु पर चेतन मन से यह निर्णय लिया था कि हम कितना खाएंगे, ऑफिस में किन बातों पर ध्यान देंगे, कितनी शराब पिएंगे या कितनी बार जॉगिंग के लिए जाएंगे।
अब हमें यह सब करने के लिए सोच विचार नहीं करना पड़ता। अब यह सब हमारे स्वचालित व्यवहार का हिस्सा बन गया है। यह हमारी न्यूरोलॉजी यानी तंत्रिका प्रणाली का स्वाभाविक परिणाम है। इस प्रणाली के काम करने के तरीके को समझकर हम अपनी आदतों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से पुनः निर्मित कर सकते हैं। मैं करीब 8 साल पहले इराक के बगदाद में एक समाचार पत्र के लिए बतौर रिपोर्टर काम करता था। आदतों के विज्ञान के प्रति मेरी दिलचस्पी यहीं बढ़ी। इराक में अमेरिकी सेना की गतिविधियों को करीब से देखकर मुझे एहसास हुआ कि आदतों के निर्माण का यह इतिहास का सबसे बड़ा प्रयोग है। प्रशिक्षण के दौरान सैनिकों के अंदर ऐसी कई आदतें विकसित की जाती हैं जिन्हें बड़ी बारीकी के साथ सोच समझकर डिजाइन किया गया होता है। जैसे युद्ध के बीच कैसे सोचना है, आपस में कैसे बात करनी है और दुश्मन पर कैसे गोलीबारी करनी है। युद्ध के मैदान में हर आदेश पर सैनिकों की प्रतिक्रिया इन्हीं स्वभावों का परिणाम होती हैं जिन्हें स्वचालित आदत बनने तक निरंतर दोहराया जाता है। सेना का पूरा संगठन छावनी बनाने, कूटनीतिक प्राथमिकताएं तय करने और हमले की स्थिति में अपनी प्रतिक्रिया तय करने जैसी क्रियाओं पर ही निर्भर होती है। इराक युद्ध के शुरुआती दिनों में विद्रोह लगातार फैलता जा रहा था और मृतकों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही थी। उस समय सेना के अफसर ऐसी आदतों की पहचान करने की कोशिश में लगे थे जो सैनिकों और इराकियों को इस तरह प्रभावित कर सके जिनसे शांति निर्माण हो सके। मुझे इराक आए 2 ही महीने हुए थे जब मैंने बगदाद से 90 मील दूर दक्षिण में बसे एक छोटे से शहर कुफा की एक खबर सुनी। वहां एक सेना अधिकारी आदतों में सुधार लाने के लिए एक कार्यक्रम चला रहा था। वह अधिकारी एक मेजर था जिसने वहां हाल ही में हुए दंगों की वीडियोज देखकर एक पैटर्न का पता लगाया था कि आमतौर पर हिंसा की शुरुआत इराकियों की भीड़ द्वारा प्लाजा या ऐसी ही अन्य किसी खुली जगह पर होती है। सबसे पहले कुछ ही घंटों में इराकियों के कुछ दल वहां पहुंचते थे, फिर खाद्य पदार्थ विक्रेताओं का आगमन होता था और दर्शकों का भी बड़ा समूह इकट्ठा हो जाता था। इसके बाद इस भीड़ की आड़ से कोई पत्थर या बोतल फेंकता और फिर हर कोई बेकाबू हो जाता। मेजर ने कुफा के नगरपालिका अध्यक्ष से मिलकर एक अजीब निवेदन की, प्लाजा में खाद्य विक्रेताओं के आने पर पाबंदी लगा दी जाए। मेजर ने कुफा के नगरपालिका अध्यक्ष से मिलकर एक अजीब निवेदन किया कि प्लाजा में खाद्य विक्रेताओं के आने पर पाबंदी लगा दी जाए। नगरपालिका अध्यक्ष ने मेजर का यह निवेदन स्वीकार कर लिया। कुछ सप्ताह बाद कुफा की सबसे बड़ी मस्जिद अल कुफा के आसपास थोड़ी भीड़ जमा हो गई और दिन भर में यह भीड़ काफी बढ़ गई। फिर इसी भीड़ में कुछ लोग भड़काऊ नारे लगाने लगे। यह देखकर इराकी पुलिस को स्थिति बिगड़ने की आशंका हुई और उन्होंने अमेरिकी सैन्य छावनी में फोन कर सैनिकों को तैयार रहने के लिए कह दिया। पर शाम होते होते भीड़ व्याकुल होने लगी क्योंकि लोगों को भूख लगने लगी थी और वे कबाब विक्रेताओं को ढूंढ रहे थे। लेकिन वहां एक भी कबाब विक्रेता नहीं था और थोड़ी ही देर में भीड़ में दर्शक के तौर पर आए लोग एक एक करके जाने लगे और जल्द ही उनमें से ज़्यादातर वहां से चले गए। यह देखकर भड़काऊ नारे लगाने वालों का मनोबल कम हो गया। शाम को 8 बजे तक सब अपने अपने घर जा चुके थे। जब मैं कुफा की छावनी में पहुंचा तो मेरी मुलाकात मेजर से हुई। उन्होंने मुझे एक बात बताई कि आमतौर पर जब भी हम एक बड़ी भीड़ देखते हैं तो लोगों की व्यक्तिगत आदतों पर विचार नहीं करते, जबकि वे बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। मेजर का संपूर्ण करियर आदत के निर्माण का मनोविज्ञान समझने में ही गुजरा था। उन्हें प्रशिक्षण शिविर में कई उपयोगी आदतें सिखाई गई थी, जैसे बंदूक में गोलियां कैसे भरनी है, युद्ध क्षेत्र में पर्याप्त नींद कैसे लेनी है, युद्ध के कोलाहल में भी अपने काम पर एकाग्र कैसे रहना है, बुरी तरह थके मादे होने पर सही निर्णय कैसे लेने हैं वगैरह। इसके साथ ही उन्होंने ऐसी कक्षाओं में भी हिस्सा लिया था जहां उन्हें पैसे बचाने, नियमित व्यायाम करने, अपने बंकर में साथ रहने वाले साथियों से बात करने के बारे में भी सिखाया गया था। जैसे जैसे उनका चुनाव ऊंचे पदों के लिए होता गया, उन्हें संगठनात्मक आदतों का महत्व भी समझ में आने लगा कि कैसे निचले स्तर पर काम कर रहे अधिकारी निर्णय लेने के लिए हर वक्त उच्च अधिकारियों पर निर्भर न रहें और कैसे सही दिनचर्या उन लोगों के साथ काम करना भी आसान बना देती है।
जिनकी आप शक्ल भी नहीं देखना चाहते। अब वह एक युद्धग्रस्त देश को फिर से खड़ा करने वाले अधिकारी के तौर पर देख सकते थे कि भीड़ और समूह कैसे समान नियमों और आदतों के गुलाम होते हैं। वह बताते हैं, हर समूह उन हजारों लोगों की आदतों का ही एक संग्रह होता है जो उसका हिस्सा है। वह किस बात से प्रभावित हैं, इसी से तय होता है कि वह हिंसा करेंगे या शांति बनाए रखेंगे। मेजर ने खाद्य पदार्थ विक्रेताओं पर पाबंदी लगाने के अलावा और भी दर्जनों ऐसे प्रयोग किए थे जिससे वहां के स्थानीय लोगों की आदतों को भी प्रभावित किया जा सके। मेजर के आगमन के बाद वहां दोबारा दंगे नहीं हुए। मेजर बताते हैं कि सेना में मैंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात सीखी है वह है आदतों को समझना। इससे दुनिया को देखने के मेरे दृष्टिकोण में भी बदलाव आया है। जैसे अगर आप रात में जल्दी सोना चाहते हैं तो सुबह उठकर तरोताज़ा महसूस करना चाहते हैं, तो आपको अपनी सोने और जागने के समय की आदतों पर ध्यान देना होगा। गौर करें कि सुबह उठते ही आप स्वचालित रूप से क्या करते हैं। इसी तरह अगर आप दौड़ने की आदत विकसित करना चाहते हैं तो ऐसे प्रेरकों को खोजें जो इसे आपका रूटीन बना सकें। मैं अपने बच्चों को भी यही सब बताता रहता हूँ। मैंने और मेरी पत्नी ने हमारी शादीशुदा जिंदगी के लिए भी ऐसे कई आदतें तय कर रखी हैं जो हमारे रिश्ते को मजबूत बनाती हैं। अपनी आधिकारिक बैठकों में भी हम आदतों के विषय पर ही चर्चा करते हैं। कुफा का कोई भी व्यक्ति शायद यह अंदाजा नहीं लगा पाता कि केवल कबाब विक्रेताओं को हटा देने से हम भीड़ को इस प्रकार प्रभावित कर पाएंगे कि उसे उग्र होने से रोक दें। जब आप भीड़ को आदतों के समूह के रूप में देखते हैं तो आपका काम आसान हो जाता है। यह ऐसा है मानो आपको एक सब्बल यानी लोहे की मोटी छड़ जो भारी चीजें उठाने के काम आती हैं और टार्च दे दी गई हो और अब बस आपको काम पर लगना हो। सेना में भर्ती होने से पहले मेजर जॉर्जिया राज्य में रहने वाले एक आम व्यक्ति थे। वह या तो हमेशा सूरजमुखी के बीज चबाते रहते थे या तंबाकू थूकते रहते थे। उन्होंने मुझे बताया कि सेना में आने से पहले उनके लिए कैरियर का सबसे अच्छा विकल्प था कि या तो वह टेलीफोन लाइनें ठीक करने लगें या फिर शायद ड्रग्स बेचना शुरू कर दें। उनके हाई स्कूल के कई सहपाठियों ने कैरियर के लिए यही विकल्प चुना था, पर वे सेना में भर्ती हो गए और आज वे दुनिया के सबसे प्रगतिशील युद्ध संगठन में 800 सैनिकों के दल के प्रमुख हैं। यकीन मानिए, अगर मुझ जैसा गंवार यह सब सीख सकता है तो कोई भी सीख सकता है, वह जोर देकर कहते हैं। मैं अपने सैनिकों से हमेशा कहता हूँ कि यदि तुम अपने अंदर सही आदतें विकसित करो तो दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जिसे तुम हासिल नहीं कर सकते। पिछले एक दशक में आदतों की न्यूरोलॉजी यानी तंत्रिका प्रणाली और साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के बारे में हमारी समझ और हमारे जीवन में, समाज में, संगठनों में पैटर्न कैसे काम करते हैं, इसकी समझ इतनी अधिक बढ़ गई है जिसकी हम 50 साल पहले कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अब हम जानते हैं कि आदतें क्यों उभरती हैं, कैसे बदलती हैं और उनके पीछे का विज्ञान क्या होता है। हम जानते हैं कि आदतों को बदलकर कैसे उन्हें अपनी ज़रूरत के अनुसार पुनः निर्मित किया जा सकता है। हम यह भी जानते हैं कि कौन सी आदतों से लोग खाना कम कर सकते हैं, नियमित व्यायाम कर सकते हैं और निपुणता से काम करके एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। हालांकि आदतों को बदलना ना तो आसान होता है और ना ही इन्हें तुरंत बदला जा सकता है, लेकिन आदतों को बदलना संभव है और अब हम जानते हैं कैसे।